नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है आज के, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों जून में 187 देशों की जो और इंटरनेट स्पीड की जो वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी उसमें भारत कौन से स्थान पे है। तो भारत जो है उस वर्ल्ड रैंकिंग इंटरनेट स्पीड के मामले में 129वें स्थान पर काफ़ी नीचे चला गया है। दोस्तों इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत काफ़ी पीछे चला गया, 129वें स्थान पर। दोस्तों आप समझ सकते हो, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर रहा है। जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129वीं रैंक हासिल हुई है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड जो है दोस्तों, जो मोबाइल के औसत डाउनलोडिंग स्पीड है वो 34.67 MB पर सेकेंड रही है, जबकि अपलोडिंग स्पीड जो है दोस्तों 11.01 MB पर सेकेंड रही है। ठीक है दोस्तों, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी कम इंटरनेट स्पीड है। इसी वजह से भारत को जो है ग्लोबल रैंकिंग में इंटरनेट स्पीड के मामले में 129 स्थान जो कि हासिल हुआ है। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। भारत जो है डिजिटल इंडिया की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है, लेकिन भारत की इंटरनेट स्पीड इस रफ्तार में ब्रेक लगाने का जो है काम कर रही है। दरअसल मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129वीं रैंकिंग हासिल हुई है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 MB पर सेकेंड, जबकि अपलोडिंग जो स्पीड रही है 11.01 MB पर सेकेंड रही है। साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कनाडा, चाइना, कतर जैसे देश मोबाइल स्पीड में जून माह में ग्लोबल रैंकिंग में दोस्तों भारत से ऊपर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा, ई कॉमर्स कंपनी जो फ्लिपकार्ट है ने किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के बाद अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी जो है फ्लिपकार्ट, उसने किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी जो वह खरीद ली है और उसके बाद अगस्त में अपना एक नया जो है होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये है वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो है 100% हिस्सेदारी खरीद ली है फ्लिपकार्ट ने, वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट के होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट इंडिया बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस का संचालन करती है। ठीक है दोस्तों, वॉलमार्ट इंडिया जो थी वह बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस का संचालन करती थी, जिसे ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया है। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो कि बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी कारोबार का जो है वॉलमार्ट संचालन करती थी, और उसने एक नया डिजिटल मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल के नाम से लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अगस्त में आएगा दोस्तों। ठीक है, अगस्त में आएगा नया जो है, अगस्त में फ्लिपकार्ट की तरफ से नया होलसेल जो कि स्टोर खोला जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने देश में फ्लिपकार्ट होलसेल नाम से एक योजना जो है होलसेल लॉन्च करेगी अगस्त में, फ्लिपकार्ट होलसेल के नाम से। ठीक है दोस्तों, फ्लिपकार्ट होलसेल के नाम से, इसे आप याद कर ले। फ्लिपकार्ट ग्रुप ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हाथ से 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, जो कि बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी कारोबार का संचालन करती थी, और उसने एक नया डिजिटल मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्च किया। फ्लिपकार्ट होलसेल अगस्त में अपना परिचालन शुरू करेगी। फ्लिपकार्ट के बारे में आपको कुछ बता देता हूं दोस्तों। फ्लिपकार्ट जो है भारत की ई कॉमर्स कंपनी है, इसका मुख्यालय दोस्तों बंगलौर में स्थित है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय दोस्तों बंगलौर में स्थित है। फ्लिपकार्ट की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल और बिनी बंसल। सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह मूलतः पुस्तकों की ऑनलाइन खरीदे के बनी यह वेबसाइट, शुरू में जो यह फ्लिपकार्ट वेबसाइट बनी थी वो
पुस्तकों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए बनाई गई थी। बाद में ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य वस्तु खरीदने का विकल्प भी देने लगी। फ्लिपकार्ट पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर और अन्य नगद अदायगी कैश ऑन डिलीवरी के जरिए भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वह बेंगलोर में स्थित और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वह है सचिन बंसल और बिनी बंसल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए प्रकार जो है यह फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग का काम करता है। उपलब्ध भाषा हिंदी और अंग्रेजी में। मालिक जो इसके सचिन बंसल और बिनी बंसल है। आय जो है 5 बिलियन है। ठीक है, 2011-12 के अनुसार। नारा जो है इसका जो टैग लाइन है दी ऑनलाइन मेगा स्टोर। इसका जो वेबसाइट है flipkart.com। एलेक्सा रैंक 236 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो रिकरिंग पेमेंट्स के लिए जो है यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत की गई। यूपीआई ऑटो पे की शुरुआत की गई है दोस्तों। यूपीआई ऑटो पे क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए यूपीआई ऑटो पे सर्विस शुरू की है, जिसमें यूपीआई उपयोग करने वाला यूजर मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, इंटरटेनमेंट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब होता है एनपीसीआई, ने आज आवर्ती भुगतान के लिए यह जो है योजना जो है 23 जुलाई को लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, 23 जुलाई को कल ही इस योजना की जो है लॉन्चिंग की गई। यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू की है। इस नई सुविधा के साथ ग्राहक मोबाइल भुगतान, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, मनोरंजन और ओटीटी सदस्यता, बीमा, म्यूचुअल फंड और ऋण जैसे भुगतान जैसे आवर्ती भुगतान के लिए किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का उपयोग करके ई मैंडेट को 200 रुपये तक का भुगतान जो है वह कर सकते हैं। दोस्तों एनपीसीआई के बारे में दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ डिटेल, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। तो एनपीसीआई का जो वेबसाइट वह है npci.org.in। द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर जो है वह मुंबई में है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वह मुंबई में है। यह जो इसकी स्थापना जो है 2008 में की गई थी। नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि इसके अंदर जितने भी कारीगर वर्कर काम करते हैं, एम्प्लॉय की जो संख्या इसके अंदर वो 1000 है। टोटल टाइप ऑफ बिजनेस जो है यह सेक्शन 8 कंपनी का बिजनेस करती है। इसके जो फाउंडर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आज का 4 नंबर है। सरकार ने आर्मी में महिला को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी डैश स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया। तो थल सेना की कितने कमीशन है दोस्तों? 10 स्ट्रीम है। आपको ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है कि थल सेना की कितने स्ट्रीम है। तो थल सेना के टोटल 10 स्ट्रीम है दोस्तों। ठीक है, 10 स्ट्रीम। भारत सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का, पुरुषों के बराबरी का हक देने के लिए जो के उद्देश्य से थल सेना के सभी 10 स्ट्रीम में अस्थायी कमीशन देने का जो है आदेश दिया। ये सभी 10 स्ट्रीम आर्मी एयर डिफेंस है, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, एजुकेशनल कॉर्प, आर्मी सर्विस कॉर्प, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और अन्य है। ठीक है दोस्तों, भारत के थल सेनाध्यक्ष के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। भारत के थल सेनाध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत की थल सेना के प्रमुख होते हैं, सेनापति होते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के थल सेनाध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत की थल सेना के सेनापति होते हैं। इस पर सामान्यतः जनरल पद के अधिकारी होते हैं। वर्तमान में जनरल बिपिन रावत इस पद पर आसीन है नहीं दोस्तों, आसीन थे, जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को यह पद संभाला था। परंतु वर्तमान में दोस्तों अभी वर्तमान में जो थल सेना का अध्यक्ष है दोस्तों वह है मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि 31 दिसंबर 2019 से इस पद पे आसीन है दोस्तों। मनोज मुकुंद नरवणे। अधिष्ठान केंद्रीय सचिवालय। नियुक्तकर्ता जो होते हैं वे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अवधि काल जो होती है 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरे होने तक। जो भी पहले हो पूर्वाधिकारी जो है इसका कमांडर इन चीफ। भारतीय सेना गठन जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर ले। भारतीय थल सेना का जो गठन है वह किया गया था 1 अप्रैल 1955 को भारतीय थल सेना का जो गठन किया गया था। जो इसके प्रथम धारक थे वो थे राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र सिंह जी जडेजा, आप देख सकते हो राजेंद्र सिंह जी जडेजा। भारतीय थल सेना भूमि के आधारभूत थल की
शाखा और ये भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है। भारतीय थल सेना का जो प्रधान सेनापति होता है वो दोस्तों वो भारत का राष्ट्रपति, उसकी कमान भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथों में होती है, जो कि 4 सितारा जनरल स्तर का अधिकारी होता है। जो भारतीय थल सेना का जो अध्यक्ष होता है वह 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 5 सितारा रैंक के साथ फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति है। जो भारतीय थल सेना में श्रेष्ठतम जो पद है वह फील्ड मार्शल की है, जो कि 5 सितारा होती है। ठीक है दोस्तों, आज तक मात्र 2 अधिकारियों को इसे सम्मानित किया गया। अब तक मात्र 2 ही अधिकारी फील्ड मार्शल बन सके हैं। भारतीय सेना का उद्धव ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में प्रवर्तित हुई थी और भारतीय राज्यों की सेना से हुआ, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय सेना के रूप में परिणत हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा। इसने दुनिया भर के कई लड़ाई और अभियानों में हिस्सा लिया तथा आज़ादी से पहले बाद में बड़ी संख्या में युद्ध सम्मान जो है भारतीय थल सेना ने अर्जित किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो फ्लैग है भारतीय सेना की, फ्लैग ये है। स्थापना जो है भारतीय थल सेना की 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद कर लेना। भारतीय थल सेना की जो स्थापना, इंडियन आर्मी की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 में। ठीक है, देश भारत, प्रकार थल सेना, विशालता तो आप देख ही सकते हो कितनी संख्या में इसमें हमारे आर्मी लोग हैं। भारतीय सशस्त्र सेना की यह भाग है। मुख्यालय जो है भारतीय सेना का, जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि खुद से पहले सर्विस इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले जो है सर्विस इंपॉर्टेंट होता है। रंग जो इसका है सुनहरा, लाल और काला रंग है। ठीक है, वर्षगांठ मनाया जाता है 14 जनवरी को सेना दिवस। 14 जनवरी को सेना दिवस। इसका जो वेबसाइट है indianarmy.nic.in। ठीक है दोस्तों, थल सेनाध्यक्ष जनरल, अभी जो इनके सेनाध्यक्ष है जनरल मुकुंद नरवणे। उप सेना प्रमुख है लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद प्रसिद्ध सेनापति फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फील्ड मार्शल सैम मैनकॉस। ध्वज जो है आप देख सकते हो बिल्ला। और इसका जो मेन हेलीकॉप्टर जो है दोस्तों, प्रमुख वायुयान हेलीकॉप्टर जो है HL रुद्र है, परिवहन का है HL ध्रुव है, HL चेतल है, HL चीता और चीतल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, LIC ने किस स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.08% कर दिया? तो दोस्तों टाटा स्टील में। LIC ने टाटा स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 11.08% तक कर दिया है टाटा स्टील में। ठीक है दोस्तों, LIC ने टाटा स्टील कंपनी में जून की तिमाही में हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 11.0% कर दिया। पहले 2% था, अब उसे बढ़ाकर 11.08% कर दिया। लेकिन अगर अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी मिला दे तो टाटा स्टील में बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी जो है टोटल हिस्सेदारी 17% से अधिक हो जाती है। टाटा स्टील के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। टाटा स्टील लिमिटेड, फॉर्मली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड, जो कि पहले जो इसका नाम था वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा स्टील का पहले जो नाम था दोस्तों वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इज एन इंडियन मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी। यह जो इसका जो मुख्यालय है, बेस है, जो यह जिस स्थान पर यह बेस है वो जमशेदपुर में जो है टाटा स्टील का स्थापना जो है जमशेदपुर में की गई थी। जो जमशेदपुर में, और इसका झारखंड में 2 जगहों पर है, जमशेदपुर और झारखंड। ठीक है दोस्तों, और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जो है टाटा स्टील का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका जो है मुख्यालय है। और चलिए आगे बात करते हैं। जो इसके CEO है TB नरेंद्रन। जो टाटा स्टील के CEO है TB नरेंद्रन और फाउंडर जो है जमशेदजी टाटा। और ये जो स्थापना जो इसकी हुई थी 25 अगस्त 1907 को दोस्तों, इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाटा स्टील की स्थापना 25 अगस्त 1907 को की गई थी जमशेदपुर में। हेड क्वार्टर जो है दोस्तों इसका मुंबई में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है टाटा ग्रुप है। सब्सिडरीज इसके टाटा स्टील यूरोप है, टाटा स्टील BSL है, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। निम्न में से किस देश ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों सिंगापुर ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की और सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर देश में कोरोना के समय, अभी कोविड-19 के क्राइसिस चल रहा है, उसके दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाली भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी
को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने की किया गया है। वे उन 5 नर्सों में शामिल है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोटल 5 नर्सों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी भी है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यही आप देख सकते हो, कला नारायण स्वामी यही है जिन्होंने सिंगापुर की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर में रहने वाली 59 वर्षीय एक भारतीय मूल की नर्सों के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान भारतीय मूल की इस नर्स द्वारा जिस तरह से मरीजों की देखभाल की गई, उसे देखते हुए उन्हें नर्सों के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा करते हुए बताया कि कला नारायण स्वामी भी उन 5 नर्सों में शामिल है जिन्हें इस पुरस्कार से है सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सिंगापुर के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं। सिंगापुर का राष्ट्रीय वाक्य जो है दोस्तों माजुलाहा सिंगापुर, राष्ट्रगान माजुलाहा सिंगापुरा है। ठीक है, राजधानी जो है सिंगापुर की सिंगापुर नगर है। राजभाषाएं जो वहाँ पे चलती है, अंग्रेजी जो है उनकी मेन भाषा प्रधान है, उसके बाद मलय चलती है, चीनी चलती है और तमिल, 4 भाषाएं चलती। निवासी जो यहाँ के हैं वह सिंगापुरी है। सरकार जो यहाँ की संसदीय गणराज्य है। राष्ट्रपति सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति है वह सेलप्पन रामनाथन है। प्रधानमंत्री जो है ली सियन लोंग है और संसद का वक्ता अब्दुल्ला तमुर्गी है। और चीफ जस्टिस जो है दोस्तों यहाँ के है चान सेक कियोंग यहाँ के राष्ट्रपति है, सॉरी चीफ जस्टिस है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर दोस्तों आज का हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है दोस्तों वह है 28 अप्रैल 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी दोस्तों। 28 अप्रैल 1950 इसे याद कर लेना है दोस्तों। 28 अप्रैल 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो अभी वर्तमान में जो इसके सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वह है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, और इसके प्रथम जो इसके पहले जो सबसे पहले जो इसके सुप्रीम कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस थे वह थे MJ कानिया। ठीक है दोस्तों, तो वोडाफोन और आइडिया से जो है सुप्रीम कोर्ट ने 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है वोडाफोन और आइडिया से। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम कंपनी से 833 करोड़ रुपए का रिफंड लेने का आदेश दिया है। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में AGR के लिए 15 साल का समय मांगा था दोस्तों। वोडाफोन और आइडिया के बारे में जान लेते हैं। वोडाफोन और आइडिया की जो वेबसाइट है दोस्तों वह वोडाफोन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर। ठीक है, जो कि 2G वोडाफोन आइडिया की तरफ से 2G 3G 4G प्लस वोल्टी वोडाफोन आइडिया की जो है वह सर्विस दी जाती है। स्टॉक प्राइस जो है 8 रुपये 55 पैसा है आइडिया का स्टॉक प्राइस। कस्टमर सर्विस 12,345। CEO जो है वोडाफोन आइडिया के CEO है रविंद्र टक्कर। फाउंडर जो है इसके कुमार मंगलम बिरला। वोडाफोन आइडिया के जो फाउंडर है कुमार मंगलम बिरला। फाउंडेड जो है इसकी स्थापना की गई थी 31 अगस्त 2018 को। हेड क्वार्टर जो है दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है हमारा। इनमें से किस राज्य सरकार ने पेंशन देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। तो उड़ीसा सरकार की तरफ से मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों, जिसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में पेंशन देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है, जिससे लगभग 5,000 जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको आय के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों उड़ीसा का जो कैपिटल है हम लोग जानते हैं। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। पॉपुलेशन जो यहाँ की 4 करोड़ 37 लाख है 2014 के अनुसार। गवर्नर जो यहाँ के गणेशी लाल है और चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के नवीन पटनायक है। और डिस्ट्रिक्ट जो है कि टोटल डिस्ट्रिक्ट है और 30 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा स्टेट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अगला 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है लीजेंड्स ऑफ चेस
ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में विश्वनाथन आनंद को किस खिलाड़ी ने हरा दिया है? तो मैग्नस कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को पराजित कर दिया। वर्ल्ड नंबर 1 चेस खिलाड़ी नॉर्वे के जो वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर नॉर्वे के जो है मैग्नस कार्लसन ने लीजेंड ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट जो टूर्नामेंट है लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रहे हैं, जो कि पहली बार विश्वनाथन आनंद इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। तो उनको 1.5 से 2.5 से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट को $1,50,000 की इनामी राशि इस टूर्नामेंट के अंदर रखी गई थी। $1,50,000 की इनामी राशि रखी गई थी। 10 और आखिरी नंबर का आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन 2 मार्स के तहत अपना 93 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया? तो चाइना ने हाल ही में रोवर मिशन 2 मार्स के तहत अपना 93 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है। दोस्तों, चाइना ने हाल ही में रोवर मिशन 2 मार्स के तहत अपनी 93 रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया। 6 पहिए वाले रोबोट हैं। जो यह रोबोट है वो 6 पहिए वाला रोबोट इसे हैनियान से लॉन्च किया गया है। जो जगह से जो इसे लॉन्च किया गया वो जगह का नाम है हैनियान। 93 शब्द का अर्थ स्वर्ग से सवाल पूछना होता है। दोस्तों, 93 शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है स्वर्ग से सवाल पूछना, ठीक है। और इसका जो लॉन्चिंग जो जहाँ से इसके लॉन्चिंग किए गए उस स्थान का नाम है हैनियान। चाइना के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग है। कैपिटल जो है बीजिंग है। पॉपुलेशन 139 करोड़ 37 लाख है वर्ल्ड बैंक के अनुसार। करेंसी जो यहाँ के रेनमिनबी है। और ऑफिशियल स्क्रिप्ट जो है सिंप्लीफाइड चाइनीज़ है, ठीक है दोस्तों। यही है जो कि चाइना की तरफ से इसी उपग्रह को लॉन्च किया गया है दोस्तों। 93 को लॉन्च किया गया। 93 इज एन इंटरप्लेनेटरी मिशन टू मार्स बाय द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन टू सेंड अ रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट विच कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर, ए लैंडर एंड ए रोवर। इसे जो है एक लैंडर और एक रोवर, ऑर्बिटर, लैंडर और रोबोट के साथ जो इसे लॉन्च किया गया है। स्टार्ट डेट 2009 से इसे बनाना शुरू किया गया था। प्लैनेट कंप्लीशन डेट जो है प्लान कंप्लीट हुआ है 2020 में। ऑर्बिटल इंस्ट्रेशन 11 से 24 फरवरी 2021 जो ये कि ऑर्बिटल जो है वह इंसर्ट होगा जो 2021 में होगा। 11 से 24 फरवरी 2021 तक लॉन्च मास जो है टोटल जो ये 93 जो लॉन्च किया गया जिसको वेट है दोस्तों 5000 kg है दोस्तों। और ऑर्बिटर का जो वेट है 3175 kg और रोवर का जो वेट है 240 kg है, ठीक है दोस्तों। ऑपरेटर जो है यह चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेम्स जो है ह्यूक्सिंग 1 2018 से 20, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे 93 के पूरे बारे में और पूरे क्वेश्चंस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।